नमस्कार दोस्तों, इंडियन इथोस के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। और हमारा आज का टॉपिक है वैल्यू सिस्टम इन वर्क कल्चर, जैसे कि आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना कल्चर होता है, वह कहलाता है वर्क कल्चर। यानी कि हम किस तरह के कल्चर में काम कर रहे हैं, उसके वैल्यू सिस्टम कैसे हैं, उसका मतलब वैल्यू सिस्टम कैसा है और कैसा होना चाहिए, उसी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इससे पहले हम टॉपिक को पढ़ें, उससे पहले एक पॉइंट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे पिछले लेक्चर वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड है और इस टॉपिक से भी रिलेट करता है। कभी कभी एग्जाम में आ भी जाता है, वह है वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट और वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का आपस में क्या रिश्ता है और वह एक दूसरे से कैसे डिफर करती हैं। वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट की बात करें तो वह वो वैल्यूज हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को मेजर करने के लिए एक अंतिम यानी अल्टीमेट मेजर हैं, उपाय हैं। देखिए, वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट की सफलता सबसे अधिक हाईली इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर निर्भर करती है, जिसका सपोर्ट सिस्टम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में माइंडसेट को चलाता है और उसको बनाता भी है, राइट। अगर हम बात करें वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की, तो वह एम्प्लॉयज के बीच एक कॉमन और अलाइव यानी मुख्य वैल्यूज हैं। हाँ, ये ट्रेडिशनल सिस्टम से थोड़ा अलग अलग हैं और मशीन लाइक होती हैं। आप इसे एक रिजिड स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप में एक पूर्ण कल्चर होती है, जिनकी फाउंडेशन यानी नींव कुछ ग्राउंड रूल्स होते हैं और कुछ गाइडिंग गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प भी करते हैं। साथ ही साथ एम्प्लॉयज को पर्सनल कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में डिफरेंस करना सिखाती हैं और उनको मोटिवेटेड भी रहना सिखाती हैं, राइट। इस तरह की जो लीडरशिप होती है वो एक एग्जाम्पल सेट करती है और वह यह बताती है कि वह जो कहते हैं वो करते भी हैं, राइट। इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम्स होते हैं वो जल्दी जल्दी बदलते नहीं हैं, हाँ, पर चेंज यानी बदलाव को हैंडल करने के लिए पूर्ण रूप से फ्लेक्सिबल होते हैं। प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय कमिटमेंट इनकी मुख्य विशेषताएं भी हैं। कहते हैं ना कि जो अगर आप कैरेक्टराइज जो उनके चरित्र होते हैं, जैसे इंसानों का चरित्र होता है, वैसे कंपनी का भी एक चरित्र होता है। उसमें जो उनका चित्रण होता है यानी कैरेक्टराइजेशन होती है, वो होती है उनकी प्रोडक्टिविटी और उनके एम्प्लॉयज का कमिटमेंट। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का एक अलग और अनोखा रीजन है, वो ये है कि उनको एक कॉमन स्टेज पर एक साथ लाकर उनको अपने लेवल पर बेस्ट परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए, अगर गोल्स की बात करें तो वो बहुत से होते हैं, जिसको काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसको हम फिर कभी करेंगे किसी लेक्चर में, राइट। एम्प्लॉयज जितना वर्क प्लेस को एंजॉय करेंगे, उतना ही वो अपने काम के प्रति लॉयल हो पाएंगे, यानी काम के प्रति ऑब्वियस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल हो पाएंगे। अदरवाइज उनको धोखा देने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि वर्क प्लेस है, अगर उनका अपना कल्चर ही जो होता है वो एम्प्लॉयज को लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़े रखता है और उनके अंदर के जो बेस्ट है उनको बाहर लाने में भी मदद करता है। ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वे एम्प्लॉयज को एक पॉजिटिव माहौल दे, ताकि वे अपने बेस्ट को बाहर निकालने में फोकस कर सके, दूसरों का बेस्ट खराब करने की कोशिश ना करें। आगे बढ़ते बढ़ते यह भी जानना जरूरी है कि आखिर वर्क कल्चर है क्या, राइट। देखिए, वर्क कल्चर जो है वो एक तरह की धारणा है, एक तरह का थॉट सिस्टम है, एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं कर्मचारियों का विश्वास, उनका थॉट सिस्टम, उनके एटीट्यूड्स, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजीज, उनकी विचारधारा और सिद्धांत। ये जो है हमारे पास कहीं ना कहीं एक वर्क कल्चर काउंट करता है, राइट। यह वर्क कल्चर ही है जो डिसाइड करता है कि एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करें और वह ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। देखिए, बातचीत करना भी सिखाना है और साथ साथ हमें ये भी बताते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं वो किस तरह वर्क करते हैं। अगर हम एक सिंपल यानी एक लेमैन की भाषा के हिसाब से बात करें तो वर्क कल्चर एम्प्लॉयज की मेंटालिटी यानी उनकी मानसिकता, उनका सोच, जो आगे चलकर ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट यानी उसका माहौल तय करते हैं,
वही ये तय करते हैं कि वो कैसा होगा, सही या गलत। मीन्स आप वहां पर काम कर भी पाएंगे या नहीं, राइट। वैसे भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर को हम स्ट्रांग तभी कह सकते हैं जब वहाँ के एम्प्लॉयज वहाँ अपने काम को एंजॉय करते। देखें, आप कोई भी काम करें, जब तक आप उसको काम को अपने एंजॉय नहीं करेंगे। आप एक पढ़ाई ही ले लें, अगर आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, सीरियसली पढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाय हमने तो ये पढ़ना ही है, ये करना पड़ेगा, ये करना, ओहो हमें तो आज ये करना ही पड़ेगा। नहीं, अगर आप उस चीज को एंजॉय करके एक पैशन के साथ कहते हैं नहीं अरे वाह आज तो कुछ हम नया सीखेंगे, इस तरह की बातें जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको एंजॉय करते हैं। और उससे क्या होगा, जब आप वहाँ के जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की अभी हम बात कर रहे हैं, वहाँ के रूल्स को रेगुलेशन के साथ साथ आप उनकी जो प्रेजेंट गाइडलाइंस है आप उनको फॉलो भी करते हैं। अगर आपको फोर्स किया जाए जी नहीं तो आपको ये तो करना ही करना है, वो आपके सर पे कहते हैं ना एक तलवार लटक रही होती है, तो आप काम नहीं कर पाते हैं। जब आप अपने मन से उसको एंजॉय करके करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया होता है। देखिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी होती हैं जहाँ पर फोर्सफुली, अभी हम बात कर रहे थे ना कि फोर्सफुली रूल्स को फॉलो करवाया जाता है, और उसमें एम्प्लॉयज की इच्छा शामिल नहीं होती, क्योंकि ना ही वो अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं ना ही माहौल को। जॉब भी वो एक मजबूरी की तरह कर रहे हैं, अभी हमने ये भी बात कर ही रहे थे, वही आपके सामने आ गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को जब आप उनको फोर्स करते हैं कि हाँ जी नहीं, जैसे भी हम बात कर रहे थे, नहीं नहीं जी आपको तो ये करना ही है, रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं, अगर आप ये नहीं करोगे आपकी सैलरी काट दी जाएगी, आपके साथ आपको छुट्टियां नहीं मिलेंगी, आपको निकाल दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा एंड सो ऑल। तो क्या होता है, ये चीजें ये दर्शाती हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो वर्क कल्चर है वो बहुत ज्यादा ही वीक है, स्ट्रांग नहीं है। चलिए, हेल्दी कल्चर वर्क कल्चर के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, तो अब ये भी जान लेते हैं कि उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। देखिए, सिंपल वर्ड्स में कहें तो राइट चीज की नॉलेज हो तो रॉन्ग चीज का पता चल ही जाता है। पॉजिटिव जानने पर हमें नेगेटिव चीजों का भी ज्ञान हो जाता है, क्यों? ठीक है ना। तो चलिए फिर हम इनकी विशेषताओं को भी जान लेते हैं। एक हेल्दी वर्क कल्चर में एम्प्लॉय सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट होते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, चाहे वो उत्पाद की हो या फिर उनकी एम्प्लॉयज की लॉयल्टी की हो, राइट। नेक्स्ट की बात करें, कॉर्डियल। एम्प्लॉयज का एक दूसरे से व्यवहार होना चाहिए, यानी जो एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, कॉर्डियल होना चाहिए, यानी दोस्ती वाला होना चाहिए, दुश्मनी वाला नहीं। अपने साथ काम करने वाले एम्प्लॉय यानी जो वर्कर हैं का रिस्पेक्ट यानी उनका सम्मान करना चाहिए। बैक बाइटिंग यानी चुगली चुगली नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये सब चीजें क्या है, अनप्रोफेशनल मानी जाती हैं। और एक हेल्दी वर्क कल्चर के एम को अगर आप सक्सेसफुली प्राप्त करना चाहते हैं तो इन सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि देखें ऐसी जगहें जो होती है वहां पर ना ही झगड़ों की जरूरत होती है ना ही गंदी राजनीति की, जिसे आप बोलते हैं नेस्टी पॉलिटिक्स। इससे देखिए, अगर आप एक कल्चर में आप अपना जो कह रहे हैं कि आप हेल्दी वर्क कल्चर में काम कर रहे हैं तो वहां इन चीजों की जरूरत नहीं होती, राइट। ईच एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड एज वन, यानी सभी एम्प्लॉयज के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। देखिए, क्योंकि अगर आप पार्शियलिटी करेंगे तो अगर आप आपकी जो इस पार्शियलिटी से क्या होगा, एम्प्लॉयज का मोरल बूस्ट होने की बजाय वो डाउन होता चला जाएगा, वो डिमोटिवेट फील करते हैं। और ऐसा जो वर्क कल्चर होता है वो क्या होता है, अनहेल्दी होता है। एम्प्लॉय को उनके काम करने के आधार पर ही जज करना चाहिए, राइट। जैसे वो काम कर रहे हैं उसके लिए कोई और जो होती है वो जो मेजर वर्क फोर्सेस होते हैं, कुछ और मेजर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। स्पेशली वर्क प्लेस पर जो है वो आपको पर्सनल रिलेशन जो है वो पीछे रखने चाहिए, किसी की फेवर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप कहेंगे जी वो हमारा रिश्तेदार है, इसलिए ऐसी पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। एप्रिशिएटिंग द टॉप परफॉर्मर्स इज इम्पॉर्टेंट। सबसे अच्छा परफॉर्म वाले को आपको एप्रिशिएट भी करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। आप उनसे हर समय अच्छे काम की उम्मीद रखें, उनकी पीठ थपथपाएं, उनको अच्छा फील करवाएं, उनको लगे कि वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है, राइट। जिन्होंने देखिए 1% अगर किसी ने अच्छा काम नहीं किया है तो उसको आप क्रिटिसाइज ना करें, आप उसको अगली बार अच्छा परफॉर्म करने के लिए कहें। इससे क्या होगा, वो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, उसको बुरा फील नहीं होगा। जैसे हमने अभी पहले बात की थी कि उसको एकदम ये ना धमकी दें कि हम आपको फायर कर देंगे, तो उसको एकदम नौकरी से मत निकालें और उनको एक इम्प्रूवमेंट का मौका दे रहे हैं। देखिए, अगर आप वो पर्सन आपके लिए इतने सालों से काम कर रहा है
तो कई बार कुछ और रीजन भी होते हैं उनका मोरल डाउन होने के लिए, तो आप ये चीजें कर सकते हैं। एनकरेज डिस्कशंस एट वर्क प्लेस। देखिए, वर्क प्लेस पर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। वो देखिए, अगर आप बेटर कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं तो एम्प्लॉयज का आपस में डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। सबको अपने अपने व्यूज बताने की आजादी भी होनी चाहिए, राइट। टीम लीडर्स और मैनेजर्स को अपने सबॉर्डिनेट के साथ रेगुलर बेसिस पर डिस्कशन करते रहनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपके जो बेटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनते हैं और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आ जाती है। देखिए, वर्क प्लेस पर इंफॉर्मेशन की जो हेरा फेरी होती है या हम डेटा से छेड़छाड़ करते हैं, इट्स नॉट द राइट वन थिंग। इससे क्या होता है, वो कहीं ना देखिए आपका ही जो जो कंपनी है उनका ही नुकसान होने वाला है। तो इसलिए इंफॉर्मेशन को डिजायर्ड फॉर्म में जिसे हम बोलते हैं, मीन्स उसको फ्लो करने देना चाहिए। मीन्स अगर मैनेजमेंट से एक इंफॉर्मेशन आप कहते हैं कि लोअर वर्कर के पास पहुंचनी है, तो उसको प्रॉपरली पहुंचना देना चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है, अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं पहुंचती है तो नुकसान तो ऑब्वियस सी बात है, फिर से ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज एंड प्रैक्टिकल गाइडलाइंस। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास जो पॉलिसीज हैं और कुछ गाइडलाइंस हैं वो हमेशा प्रैक्टिकल होनी चाहिए और एम्प्लॉय फ्रेंडली होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे देखिए एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी एम्प्लॉय का, आपका जो आपके यहाँ काम कर रहा है उसका आज बर्थडे है, तो आप उससे ये उम्मीद करें कि वो आज देर रात तक आपके ऑफिस में काम करेगा, ये भी कहीं ना कहीं अनएथिकल और अनप्रोफेशनल ही है। देखिए, रूल्स और रेगुलेशंस एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए ही होने चाहिए। देखिए, बेनिफिट तो कंपनी का भी होगा, अगर एम्प्लॉय को बेनिफिट होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पॉजिटिव ही सोचेगा। हाँ, एम्प्लॉयज को भी ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें डिसिप्लिन बना के रखना चाहिए और मान मर्यादा भी बनाकर रखनी चाहिए। साथ ही साथ डिसिप्लिन का वर्क प्लेस पे होना बहुत जरूरी है, राइट। द हिटलर अप्रोच डज नॉट फिट इन द करंट सिनेरियो। देखिए, जो हिटलर अप्रोच चलती आ रही है वो आजकल के टाइम में हमें में कहीं भी फिट बैठती नजर नहीं आ रही है। कैसे, बॉसेस को एम्प्लॉयज के लिए एक मेंटर की तरह काम करना चाहिए। देखिए, टीम लीडर जो है वो सुबॉर्डिनेट्स के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं और उनको होना भी चाहिए, राइट। अगर वो अपने सीनियर्स को देखकर सही गलत का आंसर नहीं जान पाते हैं तो उनके जो सीनियर्स हैं वो इट मीन्स वो उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नहीं है। इससे क्या होता है, अगर उनके सीनियर्स जो हैं वो उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। देखिए, टीम के मेंबर्स को अपने, जब आप एक टीम में काम करते हैं तो जो आपके सीनियर्स होते हैं उनके थ्रू ही आपको गाइडलाइंस मिलती हैं और जो टीम के मेंबर्स होते हैं उनका जो बॉस के कैबिन तक जाने के लिए इजी एक्सेस होना चाहिए। मीन्स आप बिना डरे ही अपने बॉस के कैबिन में जा सके, ये नहीं है कि दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। जब आपको कुछ चीजें क्लियर नहीं है, आप बिना डरे अपने बॉस के पास उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए जा सकें कि आपके को ये समझ में नहीं आया है। इसी तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास, प्रमोट टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज टू बाइंड द एम्प्लॉयज टुगेदर। यानी अगर आप एम्प्लॉयज को, देखिए फेविकॉल की तरह नहीं जोड़ना है हमने, मीन्स एम्प्लॉयज को अगर एक साथ चाहते हैं कि आप सभी जो आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो एक साथ मिलजुल के काम करें, उसके लिए आपको क्या करना होगा, टीम बिल्डिंग प्रमोट करनी पड़ेगी। एम्प्लॉयज की स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए उन्हें तरह तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी देने होंगे, वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं। देखिए, इससे क्या होगा, वो जब सब एक सेमिनार में जा रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगा रहे हैं, वो सब मिलजुल कर लगाएंगे। उनके पास जो मेंबर्स, सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग मेंबर्स होंगे जो इकट्ठे होंगे, फिर काम करेंगे। इससे क्या होगा, वो टफ टाइम के लिए भी तैयार हो जाएंगे, उन्हें किसी भी और सिचुएशन में या फिर वर्क कल्चर में बदलाव के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे, राइट। इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क प्लेस वैल्यूज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इतना कुछ पढ़ लिया है तो इम्पोर्टेंस को कैसे छोड़ दें। देखिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स और वैल्यूज ही वर्क प्लेस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स और कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज नहीं, वर्क प्लेस वैल्यूज हम पढ़ेंगे, जिनमें से सबसे पहली है, वैल्यूज आर द फोरमोस्ट थिंग विच मेक्स अ कंपनी। देखिए, वैल्यूज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो कंपनी को बनाती हैं, राइट। देखिए, आजकल कंपनी सिर्फ बिजनेस एंटिटीज ही नहीं, उससे बहुत ज्यादा है।
जब कंपनी एक समय में बहुत सारे ब्रांड्स पर फोकस करते हुए सांस लेती हैं और जीती भी हैं। कंपनीज मार्केट के बहुत बड़े हिस्से का प्रयोग कर रही हैं, उनको यूज कर रही हैं, डिमांड्स को बदल रही हैं और काम के माहौल को पूरी तरह से उन्होंने अलग बना दिया है, राइट। देखिए, अबव ऑल इन चीज़ों का उपयोग, बदलाव, कोऑर्डिनेशन उस बिहेवियर के थ्रू ही किया जा सकता है जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में क्वेरी करते हैं, उसके बाहर नहीं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो यह कंपनी में कोऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को बढ़ावा देते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। देखिए, एक कंपनी की पहचान उसके काम करने वाले एम्प्लॉय से होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एम्प्लॉय एक एक कंपनी छोड़ देंगे तो कंपनी काम नहीं कर पाएगी, यहाँ तक कि कंपनी खत्म ही हो जाएगी, राइट। ऑब्वियस सी बात है, हो जाएगी या हो सकती है, पॉसिबिलिटीज आर देयर। इसलिए यह एम्प्लॉयज का बिहेवियर ही है जो ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे और कोऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को बढ़ावा देता है। यदि एम्प्लॉयज का बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो कंपनी के वर्क एनवायरनमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए कंपनी का पीसफुल एनवायरनमेंट बनाने के लिए वर्क प्लेस वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है प्रमोट पॉजिटिविटी अमंग द एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज को पॉजिटिव बनाने में हेल्प करती है। देखिए, ब्लड ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं हम, राइट। देखिए, अगर एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से बिहेव नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ऑब्वियस, उनका काम खराब होगा, यानी उनका आउटपुट अफेक्ट करेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लॉयज खुश होकर और पॉजिटिव रहकर काम करें तो अच्छे वैल्यूज का होना जरूरी है अगर आप सच में ग्रोथ चाहते हैं तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन में क्यास को रोकना, यानी गड़बड़ी को रोकना। यदि वर्क प्लेस पर कोई वैल्यूज नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है और ना ही कोड ऑफ कंडक्ट है जिसे आपको फॉलो करना है, तो वहां पर पीस यानी ना ही शांति होगी, ना ही फ्रेंडलीनेस हो सकती है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं किसी से? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो अगर आपने जो बीज बोया है तो आपको पौधा भी वैसा ही मिलेगा। अगर आपने बीज बोया ही नहीं है तो आप पौधे की उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, जंगली पौधा जरूर हो सकता है, वैसे ही आपका वर्क प्लेस भी होगा। और अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले एम्प्लॉयज को मूल्यों का यानी वैल्यूज का पालन करने दें, उनको फॉलो करने दें। नहीं तो पूरे वर्क प्लेस में क्योस होगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा और काम को तो भूल ही जाओ कि कोई काम होगा। इस सब से बचने के लिए वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्प्लॉय को एक कॉमन गोल के लिए काम करने देना। अगर आप किसी कंपनी की बात करते हैं तो वह एम्प्लॉयज के द्वारा चलाई जाती है, क्योंकि जो वहाँ के डायरेक्टर्स हैं वो सिर्फ एक फिगर पर्सन होते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं, देखें, कंपनी के सारे काम तो एम्प्लॉयज करते हैं। हाँ, अगर मेंटोर, अगर आप गाइडेंस ठीक नहीं चल रही हैं वो ठीक है, सिर्फ गाइडलाइंस देने से काम नहीं होता, आपको उनका पूरा ध्यान रखना भी पड़ता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज एक कॉमन गोल के लिए काम करें तो उनके लिए सेट ऑफ वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है जिसको वो फॉलो करें। नहीं तो सब अपना अपना काम करेंगे, जिसे बोलते हैं अपनी अपनी डफली बजाना, राइट। काम ही नहीं होगा प्रॉपरली, सक्सेस को तो भूल ही जाए। देखिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है, अदरवाइज सब अपना नाच रहे हैं, सब अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को मेंटेन करना। कहते हैं डिसिप्लिन सफलता के फादर है, जनक है। अगर आप डिसिप्लिन में होकर काम कर रहे हैं तो आप सही ट्रैक पर है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप रास्ता भटक गए हैं। देखिए, डिसिप्लिन की हम एक बात करते हैं, एक सिंपल सी एग्जांपल लेने की, समझने की कोशिश करते हैं। आप तो पतंग उड़ाते हैं, काइट सब उड़ाते हैं, ठीक है कि नहीं? अगर आप काइट उड़ाते हैं, नॉर्मली लोग कहते हैं ना कि डिसिप्लिन लोग ये समझते हैं कि चुपचाप बैठे रहना, चुपचाप अपना काम करना, लाइन में रहना, क्यू में खड़े रहना एंड ऑल दैट, ये डिसिप्लिन नहीं है। आप एक एग्जाम्पल ही ले लो, आपने पतंग उड़ाना है, काइट जिसे आप बोलते हैं, आपने काइट फ्लाई करना है, तो आप कैसे उड़ाएंगे? आप पहले उसको हवा की डायरेक्शन को चेक करेंगे, काइट में जो आप थ्रेड बांधते हैं उसको प्रॉपरली करेंगे। आप हवा की डायरेक्शन देख के, जिस तरफ से हवा आ रही है उसके अकॉर्डिंगली ही आप चलेंगे। ये नहीं है कि कहीं पर भी खड़े होकर आप पतंग उड़ाने लगे। ये भी एक तरह का डिसिप्लिन ही है। इसलिए यदि आप गोल अचीव करना चाहते हैं तो वैल्यूज के साथ काम करना बहुत जरूरी है, राइट। देखिए, एक सिंपल सा फंडा है, इफ नो वैल्यूज देन नो डिसिप्लिन देन नो सक्सेस और ग्रोथ, राइट। कोई सफलता नहीं, कोई ग्रोथ नहीं, कुछ नहीं, नटशेल, सब कुछ जीरो।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वह है कि वैल्यूज विद इन द वर्क प्लेस अट्रैक्ट्स मोर एम्प्लॉयज। वर्क प्लेस पर वैल्यूज का होना नए नए एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। वैल्यूज एक ऐसी चीज है जो एम्प्लॉय को अपनी ओर अधिक अट्रैक्ट करती है, क्योंकि यदि एक ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज को फॉलो कर रही है, उसका वर्क कल्चर होगा, जो वर्क कल्चर है वो बहुत अच्छा होगा, सक्सेस रेट अपने आप बढ़ जाएगी। अगर ऐसा होता है, जो स्किल्ड एम्प्लॉयज होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ओर अट्रैक्ट होंगे और आपके कंपनी के साथ काम करने के इच्छुक भी होंगे, राइट। नेक्स्ट है, कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करती है, राइट। वैल्यूज एक अच्छा वर्क कल्चर का निर्माण करती है। यदि कोई वैल्यूज नहीं है, कोई रूल्स नहीं है फॉलो करने के लिए, तब कोई भी काम करना नहीं चाहेगा, क्योंकि वर्क एनवायरनमेंट ही नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में कहें, जैसे आप खाना खाना चाहते हैं और अगर आप कार में बैठकर खाएंगे तो क्या होगा, ना ही आप खाना खा पाएंगे और ना ही आपको प्रॉपरली भूख लग पाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे खाना खाने का एनवायरनमेंट ही नहीं है। उसी तरह यदि काम करने का माहौल नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है, तो क्या होगा, वो जितना वैल्यूएबल होगा उतना ही अच्छा होगा। किसके लिए? कंपनी की ग्रोथ के लिए, ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयज की ग्रोथ के लिए भी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस। अगर कंपनी बिना किसी कोड ऑफ कंडक्ट के काम करती है तो लंबे समय तक काम नहीं करेगी, क्योंकि उसका सीधा असर उसके काम पर और उसके आउटपुट पर पड़ेगा, जैसे हमने पहले भी बात करी थी, राइट। अगर प्रॉपर रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा, कोई कोड ऑफ प्रॉपर कंडक्ट नहीं होगा, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, सभी एक कॉमन गोल के लिए काम नहीं करेंगे, वो सब क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, वही अगेन अपनी अपनी डफली बजाना। इसलिए ऑब्वियस रिजल्ट क्या होगा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। हाँ, अगर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट होंगे, तो क्या होगा, सभी एक कॉमन गोल के लिए काम करेंगे, कोई भी अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाएगा और रिजल्ट क्या होगा, परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट, राइट। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो है कि टू डिस्टिंग्विश योरसेल्फ इन द मार्केट, बाजार में अपनी अलग पहचान बनाना। देखिए, बाजार में एक समय बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल होती है, मौजूद होती हैं। अपनी इमेज बनाने के लिए सभी compete करते हैं और अपनी इमेज बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस और स्टाइल ऑफ वर्किंग की जरूरत होती है। हाँ, कई कंपनीज वैल्यूज को फॉलो करती भी होंगी, पर पूरी डेडिकेशन के साथ नहीं। इसलिए प्रॉपर इमेज के लिए सभी को प्रॉपर रूल्स और वैल्यूज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। कंक्लूजन के फॉर्म में कहें तो यही समझ में आया है कि वैल्यूज वर्क प्लेस के लिए ही नहीं, वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स दोनों एक दूसरे का मिरर है, राइट। दैट्स वाई रूल्स और वैल्यूज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। रूल्स तो होते हैं, लेकिन वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को आप नकार नहीं सकते। और आज के लिए बस इतना ही। होप सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और पर्पस भी सॉल्व हो गया। देन ओके, बाय बाय एंड थैंक्स।